दोस्तों, बहुत दिनों से अपने देश में विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ लोग तो इस नए कानून को किसान विरोधी कानून भी बताया जा रहा है। और आजकल सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, ट्विटर पे, हर जगह, यूट्यूब, हर जगह सब कोई कुछ ना कुछ किसी बिल के ऊपर अपनी अपनी टिप्पणी दे रहा है। लोकतंत्र में विरोध तो होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको हक होता है कि वो अपने सोच के हिसाब से अपनी बात को रख सकें। लेकिन किसी भी कानून का विरोध इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे अभी हो रहा है। और जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ, वो तो वाकई बहुत ही शर्मनाक। सभी लोग इससे शर्मिंदा होंगे। आखिर ये कृषि बिल है क्या? और कई बार क्या होता है कि देखिए, हमारे जीवन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अक्सर हम सोशल मीडिया हो, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसी के अनुरूप हम एक अपनी धारणा बना लेते हैं। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना कृषि बिल है जो, इसके ऊपर आज की चर्चा की जाए। देखिए, जो कृषि बिल जो एनडीए की सरकार है, 2020 में इन्होंने इसको लेके आया और संसद के दोनों लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा से बिल को पारित किया गया। राज्यसभा में कुछ 4 घंटे की चर्चा भी हुई थी। सभी पार्टियों को मौका मिला था कि इसके ऊपर वो अपने अपने विचार को रखें। सितंबर में बिल आया और नवंबर, दिसंबर से इस पर धरना, प्रदर्शन सब कुछ शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही राज्य के या 2 राज्य के ही लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। कुछ लोग इसके समर्थन में भी आए हैं और कुछ लोग, जो लोग विरोध में हैं, उनका तो संख्या कुछ काफ़ी है, ऐसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आखिर ये कृषि बिल है क्या और इसका इतना विरोध क्यों? क्या ये अपने देश हित में है, किसान के हित में है? वही किसान जो हमारे अन्नदाता हैं। अगर ये उनके हक में है तो विरोध कैसा? जो कृषि बिल है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, केवल एक जो क्लॉज है उसमें, उससे उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। और वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मतलब किसी व्यापारी के साथ एक समझौता करना और उस समझौते के अनुरूप खेती करना, इससे कुछ लोगों को दिक्कत है। कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा जो दिक्कत है, वो आवश्यक वस्तु का जो अधिनियम होता है, उससे खाद्य पदार्थों, जो सारे खाद्य पदार्थ नहीं निकाले गए हैं, कुछ खाद्य पदार्थ उस लिस्ट से निकाले गए हैं, उससे उनको मतलब असुविधा है, उससे उनकी नाराजगी है। तो आइए इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आखिर है क्या। अब एक बात बताइए आप, हमारे पास मान लीजिए कि कुछ ज़मीन हो। आजकल मोबाइल के टावर्स जो हैं, वो अभी भी शायद उतना ही होगा, और पहले होता था कि सभी लोग चाहते थे कि उनके ज़मीन में एक टावर लग जाए, जिससे कि उनकी एक फिक्स्ड आमदनी, एक निश्चित आमदनी का स्रोत एक निश्चित समय तक हो जाएगा। अब उसमें क्या होता था कि आप एक जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके मुताबिक एक अपना जो जमीन है उसका एक टुकड़ा आप उनको दे दीजिए, और देने के बाद से कुछ साल तक वो जमीन उनके नाम पर आप करिए, मतलब एक अग्रीमेंट बन गया। और फिर वो अपना वो टावर लगाएंगे, उसकी हाइट, स्पेसिफिकेशंस जो भी है उसका देखभाल वो करेंगे, और आपको एक निश्चित धन उसके बदले दिया जाएगा टेलीकॉम कंपनी की तरफ। और ये जब ऐसा हुआ था तो बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि काश एक टावर हमारी जमीन में लग जाती है।
जिससे उनकी एक निश्चित आमदनी होती और उस जमीन का उपयोग भी हो जाता, और शायद जितना कृषि से उस जमीन में किसान एक नहीं कमा सकता है, उससे ज़्यादा उसकी आमदनी उस टेलीकॉम के कंपनी के माध्यम से होगी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो ठीक ऐसे ही है, वो टावर वाला जो सिस्टम है वो कैसा है ये मैं आपको बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो नए एग्रीकल्चर जो हमारा जो एक्ट है, जो कृषि कानून है, उसके अंतर्गत, जिससे लोगों को विरोध भी हो रहा है, उसके अंतर्गत किसान अपने जमीन, जितना जमीन है, अपनी इच्छा अनुसार अपने जमीन का कुछ हिस्सा किसी बड़े बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी बड़े व्यापारी को के साथ मिलकर एक समझौता कर सकता है, और उस हिस्से की जमीन पर व्यापारी के साथ मिलकर यह तय होगा कि कौन सी फसल उसमें उगानी है, कौन सा बीज लगाना है, किस तरीके से उसकी कृषि होगी, किस तरीके से फसल का उत्पादन होगा, कौन सा खाद, कौन सा बीज, ये दोनों को मिलकर ये डिसाइड करना है। और उसके बाद से जो फसल होगा वो क्या होगा, वो फसल व्यापारी को दे दिया जाएगा। अब इसको करने से किसान को क्या फायदा होगा? अब एक बात आप सोचिए इस चीज को गहराई से। अभी जो हमारे खेत से जो आलू निकलता है वो हम उसको कहाँ बेचते हैं? लोकल किसी आसपास किसी मंडी में, किसी बाजार में किसान ले जाकर बेच देता है। कई बार उसकी लोकल आसपास के एरिया में उसकी खपत हो जाती है, लोकल भाव भी मिलते हैं। कोई भी किसान ये नहीं देखता है कि उस दिन उस बड़े मंडियों में उस आलू की क्या कीमत है। उस किसान के आलू की कीमत मंडी डिसाइड नहीं करता है, उस दिन किसान नहीं डिसाइड करता है, आसपास की मंडियां ही केवल डिसाइड करती हैं। बड़े बाजार नहीं डिसाइड करते हैं, छोटे आसपास के जो भी बाजार हैं। अब व्यापारी के साथ एक समझौता करने से क्या फायदा है कि व्यापारी के पास एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा उनका सेटअप है जिससे कि आपके प्रोडक्ट को वो बड़े बाजार में ले जाकर बेचेंगे, और बड़े बाजार में ले जाकर बेचने से फायदा यह है कि आपको वो बढ़िया रेट दे रहा है। अब देखिए इसका कितना बढ़िया फायदा है। अब इसमें व्यापारी ये नहीं कह रहा है कि आप अगर अपना पूरा जमीन दोगे तभी मैं आपके साथ समझौता करूंगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। ये आपका निर्णय है कि आपके पास अगर मान लीजिए कि इतना जमीन है, इतना में से आप इतना दें या पूरा दें, ये किसान के ऊपर है। तो इसका फायदा आप देख लीजिए। दूसरा चीज कि कई बार हमें किसान को पता ही नहीं होता है कि कौन सी फसल को कब लगाना है, कब निकालना है। नए तकनीकी जो भी नई चीजें हैं वो कौन सी हैं, कैसे क्या उनकी एक साइंटिफिक तरीके से खेती कैसे की जाए, ये भी किसान को कई बार मालूम नहीं होता है। जो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, आगे फिर से मैं कहूंगा कि वो जो व्यापारी है उनके पास एक डेडिकेटेड टीम होगी जो आपकी मदद करेंगे, आपको फसल की पैदावार अच्छे से कैसे हो, और इसके साथ साथ वो आपको देखिए बीमा वगैरह अगर आप नुकसान हो गया तो इससे भी उसको, इसके लिए भी आपको सुरक्षा मिलेगी। मतलब किसान का उसमें भी फायदा है। तो ये तो हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके फायदे। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं धन आपकी ज़मीन व्यापारी की हो जाएगी, तो जब हम टावर लगवाते थे तब क्या हमारी ज़मीन उस टेलीकॉम कंपनी की हो जाती थी? या अगर हम लगवा रहे हैं तो क्या उनकी हो रही है? नहीं हो रही है। तो जब हम टावर अपने ज़मीन में टेलीकॉम कंपनीज का लगवा रहे हैं तो ज़मीन उनकी नहीं हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे होगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब व्यापारी हमारे ज़मीन में हमें बताएंगे कि कौन सी फसल लगानी है, हम व्यापारी को वो फसल बेच रहे हैं, उसमें हमारा कोई हक नहीं होगा, और सरकार फिर जो सब्सिडाइज, जो कम मूल्यों पर जो राशन लोगों को देती थी, वो खाद्य पदार्थ अब देगी नहीं, क्योंकि इससे तो सभी किसान बेचेंगे व्यापारियों को, तो सरकार कहाँ से लोगों को खिलाएगी या कम रेट पर उनको चावल, गेहूं, अनाज जो गरीब लोग हैं उनको देगी। अब एक बात बताइए आप कि भारत में अभी जो अनाज हो रहा है वो सरप्लस है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा ही हम लोग हमारी खेती से हमें अन्न पैदा कर लेते हैं जिसे पूरा देश आराम से खा सकता है।
और जो लोग उस गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको तो सरकार तो उनकी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। और सरकार हमेशा चाहे वो कैश दे के करे या अनाज दे के करे, उनको तो इसका एक हल ढूंढना ही पड़ेगा। ये मतलब हो ही नहीं सकता कि सरकार उस पर निगाह न जाए सरकार की। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे ही धारणा बना देना चाहते हैं। जिस सरकार ने कोरोना के समय में बहुत लोग जो दहाड़ी मजदूर से बहुत लोग प्रभावित हुए थे, जब लोग आ रहे थे तो उनके खाते में जब पैसे डाले हैं, जितना भी हो, सोचिए कितना बड़ा अपना देश है, हर प्रकार से उनको मदद करने की एक जो नियत थी वो दिखाई गई। तो क्या आपको सरकार वैसे लोगों की, वो वैसे भाइयों और बहनों को पीछे छोड़ देगी या उनको भुला ही देगी और उनको अन्न नहीं मिलेगा, उनको खाने का भोजन नहीं मिलेगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक देखिए, किसान जो कृषि है वो 2 से 3% हर साल उस पर वृद्धि हो रही है, मतलब 2 से 3% उसका एक वृद्धि होने का दर है। लेकिन वही जहां से खाद्य पदार्थ किसान से लेकर जो इंडस्ट्री इसको बेच रही है, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ, उस इंडस्ट्री की वृद्धि 10% से होती है हर साल। मतलब मेरे खेत का आलू, मेरा विकास 3% से हो रहा है, लेकिन उस खेत का आलू अगर तीसरा व्यक्ति अपने स्टोर में लगाकर बेच रहा है तो उसकी वृद्धि 10% हर साल हो रही है। तो इसमें कहां नुकसान है? तो ये धारणा बन चुकी है, लोग इसके बारे में गलत कुछ भी मतलब कहे जा रहे हैं। एक लोकतंत्र में एक सरकार जो चुनकर आती है और वो सरकार अपने हिसाब से उसको नियम बनाने का अधिकार है कि नहीं? अपने देश की अस्मिता को तो ख्याल रखना चाहिए ना हम सभी को। दूसरा जो चीज है, लोग कह रहे हैं कि ये एक्ट को जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसे खाद्य पदार्थों को हटा लिया गया है, जिससे कि व्यापारियों को मौका मिलेगा कि वो आवश्यकता से ज़्यादा खाद्य पदार्थ अपने वहाँ भंडारण कर लें और फिर जब उनका रेट ज़्यादा होगा और जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनको ऊंचे दाम में बेचेंगे। देखिए, मैं बता दूं, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था करी हुई है। इसके लिए भी बहुत सारी कमेटीज हैं, जांच होगी, क्या चीज, इसको पूरा रेगुलेट कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि जो आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया, अब आप भैया आपका खेत कंपनीज का हो गया। कहाँ हो गया? अगर किसान की आमदनी को बढ़ाना है तो हमको कुछ नया करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं वही काम करता रहूं जो मैं कल किया था तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे कल मिला था। तो हम लोगों को कुछ अलग तो करना पड़ेगा। किसान की आमदनी दोगुना तभी हो सकती है जब किसान को मुख्य धारा के व्यापार से जोड़ा जाए, व्यापारियों से जोड़ा जाए, उसका और कोई तरीका नहीं है। तो मेरा तो आग्रह होगा आप सभी से कि इस बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसके बारे में सोचिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरकार जो भी कुछ कर रही है, मुझे लग रहा है देश हित में है और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए।